नमस्कार दोस्तों। जो अपना एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो बीपीएससी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, उसी के सीरीज़ में आज ये करंट अफेयर्स का हमने सीरीज़ लेकर आया है। और जो भी कैंडिडेट, अगर आप 4 नंबर ला दे रहे हैं, आप 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा, इंटेलिजेंट गेस लगाइएगा जो आपको नहीं पता हो। अगर आप 4 नंबर या 4 से ऊपर ला रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। हम लोग फेक आश्वासन भी नहीं देते हैं। चीज़ों को मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्ट। जो आप एग्जाम के पहले कोई आदमी को देखते हैं, बोलता है हम 30 टेस्ट पेपर लगा लिए हैं। कोई आदमी आपको लड़का मिलेगा जो 5 ही टेस्ट पेपर लगाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ द टेस्ट पेपर विच इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट पेपर विच इज़ इंपॉर्टेंट। दिस जो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये अभी इसका आप मतलब नहीं समझ पाएंगे। जब सिलेक्शन आदमी का नहीं होगा, 2 बार 3 बार, जब पंचवर्षीय योजना पे आदमी चला जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे टेस्ट पेपर को अपनाइए। गार्बेज क्वेश्चन अपनाने का, दिमाग में गार्बेज भरने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ये है अपना। आप डाउनलोड पीडीएफ में जाएंगे तो सीधा टेलीग्राम ग्रुप में लेके चला जाएगा। एंड फील फ्री टू मेल अस। और बाकी जो है, तो आप 4 नंबर लाइए एंड कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर हमें बताइए, क्योंकि उससे हम आप ही का उसका बेनिफिट है, हम लोग ट्रैक करते रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2+2 डायलॉग जो होता है, जो 2 देशों के बीच में होता है, इट ऑफन टेक प्लेस बिटवीन द रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द 2 कंट्रीज, कॉमर्स एक्सटर्नल अफेयर, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द 2 कंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द 2 कंट्रीज। आपको ध्यान हो कि अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जयशंकर साहब, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, अभी अमेरिका के साथ हम लोगों का उधर से ब्लिंकेन आते हैं और लॉयड आते हैं, और हम लोगों का 2+2 डायलॉग होता है। इन 2 मंत्रियों के बीच में होता है। देखिए, 2+2 डायलॉग जो सिस्टम है, एक परसेप्शन ये बनता है कि भारत केवल यूएस के साथ करता है। बिल्कुल नहीं, भारत 4 देशों के साथ करता है। उन कौन कौन सा देश है? रसिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत 4 देशों के साथ करता है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक चीज आप इसमें ये पाएंगे कि, कौन सा कलम ले लें, आप इसमें ये पाएंगे कि ये जो 3 देश हैं, ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जो क्वाड के सदस्य हैं। ये क्वाड का कौन कौन देश है? इसमें आप भारत को जोड़ दीजिए। क्वाड का निर्माण क्यों हुआ था? चाइना को कंटेन हम लोग करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए हम लोगों ने क्वाड का गठन किया था। क्वाड का नोटेबल एब्सेंटी कौन है? देखिए, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन वो क्या देगा। तो वो आपको ऑप्शन में साउथ कोरिया देगा। तो साउथ कोरिया जो है नोटेबल एब्सेंटी है, वो नहीं है क्वाड का मेंबर। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, भारत 4 देशों के साथ करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ये क्वेश्चन पे यार, एकदम कितना सुंदर क्वेश्चन है, अप्रिशिएट इसको आप करेंगे। मखाना ऑफ बिहार, जिसको हम लोग फॉक्सनट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द ब्लैक डायमंड बिकॉज, उजला है ना मखाना, तो इसको ब्लैक डायमंड क्यों कहते हैं? इट सीड इज ब्लैक इन कलर, इट हैज़ प्रोवाइडेड सस्टेनेंस टू द मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स ऑफ द बिहार। बिहार प्रोवाइड्स 85%, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल है कि 85% से 90% पूरे देश का उत्पादन बिहार से आता है। और बिहार में भी अगर आप देखेंगे, एक चीज़ अभी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस किए हैं, जितने न्यूज़ और आप मैगजीन फैगजीन पढ़ते हैं, सब में कह रहा है कि इसको जो मखाना है, इसको जीआई टैग मिला है। इसको जीआई टैग नहीं मिला है। बिहार से टोटल जीआई टैग कितने हैं? 14। रिसेंट जीआई टैग कौन है? मंजूषा पेंटिंग है। 14 है, मंजूषा पेंटिंग है। अभी आप मार्च 2022 तक इसको जीआई टैग नहीं मिला है। जो न्यूज़ में दे रहा है गलत दे रहा है। ऑफिशियल जो जीआई टैग है, अच्छा, जो जीआई टैग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। कौन मंत्रालय इसको देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, पीयूष गोयल वाला मंत्रालय है, वो इसको देखता है। देखो, अगर ये वाइट कलर का तो होता है, पर आप इसका सीड देखेंगे तो ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर के कारण भी इसको कुछ लोग ब्लैक डायमंड कहता है।
पर इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त ई है। इसलिए इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। डायमंड मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहुत मूर्धन्य चीज है, बहुत उसका हाई वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग ब्लैक कोल भी तो बोल सकते थे, पर इसको ब्लैक डायमंड इसलिए कहते हैं कि जो मछुआरा कम्युनिटी है, जो फिशरमैन है, जो छोटे छोटे फार्मर हैं, वो क्या करते हैं कि मखाना की खेती करते हैं और मखाना बड़ा महंगा बिकता है। जब मखाना महंगा बिकता है तो उनको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है और ऐसा पाया गया है कि उनके लाइफ स्टाइल में बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा है। कौन सा एरिया फेमस है? मिथिला वाला एरिया फेमस है। बट डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि केवल मिथिला में होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन द सम पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, प्लस सम पार्ट ऑफ द झारखंड, प्लस सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वही वाला जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, वही वाला बेल्ट में मिथिला वाला जो बेल्ट था। अच्छा, मिथिला जो है एक्सटेंड कहाँ, जो मिथिला लोग बोलता है कि हम एक अलग देश बनाएंगे, मतलब एक इनकी परिकल्पना है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये नेपाल का भी पार्ट कंसिडर अपने आप को करते हैं। ये कुछ पार्ट ऑफ असम का भी उसमें इंक्लूड करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ झारखंड का भी इंक्लूड करते हैं, और बिहार का तो है। तो मतलब 4 राज्यों या एक देश, 3 राज्य और एक देश मिला के एक मिथिला बेल्ट बनाने की इनकी एक परिकल्पना है कि पहले इनका मतलब मेडिवल टाइम में इन एरिया में मिथिला वाला पूरा एक्सटेंडेड था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ब्लैक है, इसलिए भी ब्लैक डायमंड इसको बोलते हैं। ब्लैक सीड्स है, आप इसका गूगल करिएगा तो सीड्स ब्लैक है। हमने इसमें फोटो इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर आपको तो आंसर मिल जाता है और पीडीएफ हमको पहले प्रोवाइड करना होता है। तो इट हैज़ प्रोवाइड सस्टेनेंस टू द मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स ऑफ द बिहार। इट मीन्स its importance is just like a diamond, hence it is called as a black diamond. It is true that it is high in protein, but it has nothing to do with the black diamond. Yes, it is true that 85% of the total production comes from the Bihar, but it has nothing to be, it has no relation with being called as the black diamond. Correct answer is E because of these two factors. रायसीना डायलॉग अभी चल रहा है यार, ये जो रायसीना अभी डायलॉग चल रहा है ये 2022 चल रहा है, पर ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द कोलैबोरेशन विथ प्रथम एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। सिपरी तो आर्म्स वाला है, करेक्ट आंसर इसका है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये जो मूवमेंट है इसको भारत का सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है। क्यों? इसमें पूरे विश्व के उद्योगपति आते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, 200 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह आए हुए हैं। अभी जो 2022 वाला हो रहा है कल से या आज से 25 अप्रैल से हो रहा है। तो अभी इसके चीफ गेस्ट कौन आए हैं? यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्षा आई हैं, उनका नाम है उर्सुला लेयन। पर ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमारे एग्जाम में 2021 वाला पूछेगा। प्रश्न पत्र तो बन चुका होगा। तो 2021 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? रवांडा के पीएम रहे हैं, प्लस डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, कहां पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है। भारत का सॉफ्ट पावर है तो न्यू दिल्ली में ORF के साथ होता है। इनका जो रवांडा वाला है, इनका क्या नाम है जो प्राइम मिनिस्टर आए थे 2021 में? कागमे। और इनका डेनमार्क वाला कुछ सेन करके नाम था यार, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ये पता होना चाहिए कि कितना का याद रखिएगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर होता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने थोड़ा सा अलग टाइप का फ्रेम करने का कोशिश किया है कि ही वॉज बॉर्न इन मुंगेर, ही हैज़ बिन गिवन द पद्म विभूषण 2022। अगर यहाँ से कुछ लोग पकड़ लेगा, पर यहाँ से पकड़ाएगा 2 ऑप्शन में फंसेगा। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द गीता प्रेस ट्रस्ट। अगर आप ट्रेन व्रेन में देखते होंगे तो जो रामचरितमानस आपके घर में पड़ा हुआ होगा वो गीता प्रेस ट्रस्ट का ही छपा होगा, महाभारत गीता प्रेस ट्रस्ट का ही छपा होगा। जितनी भी धार्मिक रचनाएं हैं वो गीता प्रेस ट्रस्ट से ही निकलती हैं। गीता प्रेस ट्रस्ट कहाँ है? बेसिकली गोरखपुर में है, पर इसका एक सेंटर बनारस में भी है। ठीक है, अब तो बनारस हो गया ना। सैबल गुप्ता को तो यार पद्मश्री मिला है 2022 में, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मरणोपरांत इनको मिला है। इकोनॉमिस्ट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आचार्य चंदा जी को तो पद्मश्री मिला है, बिहार से ही 2 आदमी को पद्मश्री मिला है। ठीक है, 2022 में। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पद्म विभूषण की बात हो रही है। जो पद्मा अवार्ड कब मिलना स्टार्ट होता है? 1954 में मिलता है। 2022 में अगर आप ध्यान से देखें तो 4 आदमी को पद्म विभूषण मिला है। 2021 में देखें तो टोटल 7 आदमी को पद्म विभूषण मिलता है, जिसमें शिंजो एबे रहते हैं, वो जो गायक हैं सुब्रमण्यम, उनको मिलता है। ठीक है, उस तरह के बहुत लोगों को मिलता है, तो 7 लोगों को मिलता है। पर अब ये तो हमारे लिए पूछेगा नहीं, पूछेगा 2022 वाला। तो 2022 वाला में कुछ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक किसको मिलता है? कल्याण सिंह को मिलता है।
ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहते हैं तो कल्याण सिंह जी को मिलता है। और अगर आप देखें तो आज क्या कहा गया, राधे श्याम खेमका जो हैं, इनको पद्म विभूषण मरणोपरांत मिलता है 2022 में। और ये इनका जन्म मुंगेर में हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा इसका लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो मुश्किल हो, क्योंकि बिहार से कनेक्शन है ना। और एक तो मिलता है बिपिन रावत को, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत जी को मिलता है। एक कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे, वो ऑप्शन में हम डालना भूल गए, प्रभा अत्रे को मिलता है। यही 4 नाम याद रखिएगा, कल्याण सिंह, बिपिन रावत, प्रभा अत्रे और राधे श्याम खेमका जी को मिलता है गीता प्रेस ट्रस्ट वाले। इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं। उसमें तो आपको मिलता है सुदर्शन साहू को मिलता है, कपानी को मिलता है, हेगड़े को मिलता है 20-21 वाले में 7 आदमी को, वहीदुद्दीन जो वहबिज्म के हैं उनको मिलता है। तो ये अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। याद रखना है कि 2022 में जो पद्मश्री मिलता है बिहार से, मात्र 2 आदमी को मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही हैज डेवलप्ड अ मेडिसिन ल्यूकोस स्किन फॉर द ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा अगर आप देखें तो जो शरीर पर जो सफ़ेद दाग होता है उसको कहते हैं विटिलिगो, उसी को ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। यार इसमें क्या होता है ना कि हम लोगों के तरफ बहुत लोगों की तरफ ये लगता है कि ये कुष्ठ रोग है। ये कुष्ठ रोग नहीं है, कुष्ठ रोग तो लेप्रोसी है। लेप्रोसी में कुष्ठ रोग कंटेजियस है, वो फैलता है, पर ल्यूको स्किन थोड़ी फैलता है। वो तो मेलानोसाइट्स का कमी के कारण एक ऑटो इम्यून डिफिशियंसी है। मेलानोसाइट्स आपको कलर देता है। कोई गोरा है तो उसमें मेलानोसाइट्स की मात्रा कम है, कोई सांवला है तो मेलानोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा है, कोई काला है तो मेलानोसाइट्स की मात्रा उसमें ज़्यादा है। तो हमारा बॉडी इसको एक फॉरेन सेल समझता है, इसको अटैक करके खा जाता है। जब मेलानोसाइट्स को खा जाएगा तो आपका स्किन पर पैच हो जाएगा और आपको सफ़ेद दाग होता है। पर इसको हम लोग सोशल टैबू के रूप में देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिहार में क्या पूरे देश में ये प्रचलन है कि ज़रूर पुराना जन्म में कुछ गलत काम किया होगा। पहली बात है कि भाई वो तो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, पाप नहीं, यह कोई अभिशाप नहीं। आप देखते होंगे कि सामाजिक चेतना जगाने की बात होती है। तो अब आप पता हो जाना चाहिए आपको कि कोई जान पहचान में है तो बताइएगा उसको कि एक ल्यूकोसिन दवा निकला है। ल्यूकोसिन दवा बहुत ही इफेक्टिव है सफ़ेद रोग को ट्रीट करने के लिए, विटिलिगो को ट्रीट करने के लिए। DRDO का इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उस व्यक्ति का नाम है हेमंत पांडे। बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लोगों को सोशल टैबू से हटाया है। अगर आप देखेंगे अजय कुमार सूद है, ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते थे। अजय कुमार सूद क्या हैं? अभी प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर बन चुके हैं। इसके पहले के विजय राघवन थे, अब के विजय राघवन को हटा करके इनको बना दिया गया है। अमित केसवानी क्या हैं? अमित केसवानी को कृषि विज्ञान के लिए डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड मिला है साइंस का। ठीक है। अजय कुमार सूद क्या बन गए हैं? पहले के विजय राघवन थे, उनको हटाकर इनको प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया है। प्रिंसिपल साइंटिफिक, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। सुमित कुमार बेरी क्या है? राजीव कुमार को हटा के इनको तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया ना, नीति आयोग वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। इसके पहले राजीव कुमार थे, तो उससे भी आप निकाल सकते थे। आप 50-50 तक तो पहुंच ही जाते, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम को थोड़ा सा भी फॉलो किया है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाला था। ये देखो यार, कभी जब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लगेगा, कुछ लोग को चीप क्वेश्चन भी लगेगा, पर देखो स्टेट PCS ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत है, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, ये अपना चॉपर क्रैश में इनका देहांत होता है, वो कौन से चॉपर में थे? रफाल। भाई रफाल इतना बढ़िया हवाई जहाज़ है, रफाल आदमी को थोड़ी घुमाने के लिए है, वो तो फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट में थोड़ी ये घूम रहे थे और यहाँ से वहाँ जा रहे थे। सुकोही, यार ये भी फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट से थोड़ी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मानते हो औरंगाबाद से जाना है पटना, या औरंगाबाद से दिल्ली इनको आना है, तो थोड़ी फाइटर जेट से उड़ेंगे, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाता। अब आप यहाँ पर फंसते। अगर थोड़ा भी न्यूज़ आप उस समय देखे होंगे तो MI-17 V5 से उड़ रहे थे और यही क्रैश करता है। ये रसिया मेड हेलीकॉप्टर है। नोबल, देखो इसी तरह का नोबल पूछता है, दुनिया भर का किताब मत रखिए। नोबल हिल ऑफ बुक हैज़ बीन रिटन बाई, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन इसको लिखता है। ये लिखते हैं जैसन मॉट लिखते हैं। इनको नेशनल बुक अवार्ड 2021 मिलता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। नेशनल बुक
अवार्ड 2021 मिलता है, नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनकी नॉवल है हेल ऑफ द बुक। ये रेसिज्म के खिलाफ जो है, जो क्या बोलते हैं, नस्लभेद है ना, तो उसके खिलाफ इनका ये आर्टिकल है। ये व्यक्ति अभी हाल में मरे हैं, इनका नाम है लूस मॉन्टेगियर। और ये जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, HIV, जिसको हम लोग बाद में एड्स कहना स्टार्ट कहते हैं, इन्होंने ही उसका खोज किया था। इनका भी देहांत हुआ है। और यही व्यक्ति हैं जो बोलना स्टार्ट किए कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना के लैब से निकला हुआ है। ये इन्हीं का थ्योरी था, इन्हीं ने इसको सेकंड किया था, है ना। तो लूस मॉन्टेगियर हो गए। डैमन गैलगट के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको बता चुके हैं कि इनको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। इनकी किताब क्या थी? द प्रॉमिस। पुराने लोग तो इसको एकदम उड़ा दिए होंगे। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैप्लो विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द भूटान हैज़ बीन कन्फर्ड टू। देखो यार, इसमें कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जो बिडेन को भूटान क्यों देगा? भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत को देगा, है ना। तो अब देखो वेंकैया नायडू को क्यों देगा, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों देगा, चाहे फिर अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर में। यार इस तरह का जो इतना बड़ा अवार्ड होगा ना, ठीक है ये तो सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट हैं, यूजुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देता है ये सब। मतलब देखिए, हम रहते तो ऐसे मारते, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हम रहते तो ऐसे मारते। वैसे आपको बताते चले कि 2019 में भी रसिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो मोदी जी को मिलता है 2019 में। तो मोदी जी को अवार्ड में अगर थोड़ा सा आप देखें तो कलाकार आदमी है, इनको मतलब बहुत मिला है। थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और इस तरह का अगर ऑप्शन आए कि किसी देश का सबसे बड़ा अवार्ड किसको मिल रहा है, तो आप नरेंद्र मोदी साहब को ही उसमें टिक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैडम ने इसको डिस्कस किया है, सुरभि मैडम ने। आप वहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल सा। इट इज़ कॉल्ड कोठी का शहर। मतलब यहाँ पर बंगलेज बहुत हैं, बड़े बड़े लोग का, जो पुराने ज़माने में अगर कोई वाइसरॉय है तो उसका यहाँ पर बंगला था, सारे बड़े लोगों का कोठी था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिनी शिमला ऑफ बिहार। इट इज़ प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम लोग चित्कार मार मार के आपको बताए हुए हैं कि अब देखो, मुंगेर तो हो नहीं सकता, ललन सिंह इसके सांसद हैं, तो मुंगेर तो होना ही नहीं है। पर यहाँ हमने तीनों में आपको फंसा दिया है कि ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। सासाराम, समस्तीपुर, जमुई, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप एक ऑप्शन तो हम आपको कटवा दिए, आप वहाँ से आप काट लिए इस ऑप्शन से। अब देखिए दूसरा, इट इज़ कॉल्ड कोठी का सर। ये जो जगह का नाम है, आज अगर आप देखेंगे तो मैडम ने ही आपको बताया है ज्योग्राफी वाला वीडियो में, सिमुल तला। यहाँ पर एक आवासीय स्कूल है जो बिहार जो बोर्ड होता है उसका जो परीक्षा होता है बड़ा जटिल होता है, उसमें 30-30 टॉपर केवल सिमुलतला आवासीय स्कूल देता है। और पहले बिहार में एक और स्कूल था जिसका नाम है नेतरहाट। तो ये दोनों स्कूल बहुत बेहतरीन स्कूल थे। सिमुलतला में इतना प्राकृतिक जगह पे है कि आप देखें कि देवघर से मात्र 50 किलोमीटर पर है, पटना से तो 300 किलोमीटर के आसपास हो गया। किस जिला में है ये महत्वपूर्ण है, वो जिला है जमुई। आपको पता है कि जमुई वगैरह में बहुत सारे हिल्स हैं, तो प्राकृतिक संपदा से भरपूर वो सब क्षेत्र है। पर जमुई नक्सल का भी क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको बताते चले कि देश में सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व कहाँ है? बिहार में। बिहार में तकरीबन 44% ऑफ द गोल्ड रिजर्व है। पूरे देश में ज़्यादा है, कर्नाटका में नहीं है। और बिहार में आपको हमने सब करमटिया विलेज वगैरह सब बता चुके हैं आपको। तो जमुई में सबसे ज़्यादा टॉप करता है गोल्ड रिजर्व में। ये सारा हम गांव पंचायत वगैरह सब बताए हुए, रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन में देखिए, COP 26 जो है, जिसकी जो COP 26 होता है उसका अध्यक्षता कौन करेगा? कहाँ पे होता है COP 26 दोस्त? ग्लासगो में होगा। COP 27 कहाँ होगा? मिस्र में होगा। COP शायद उसके बाद 28 वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, या जो भी होगा ये हम बताए हुए हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, हम भूल रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट वाला तो कंफर्म है। तो ग्लासगो में होता है। साथ में कौन करता है? ग्लासगो ज्वाइंट चेयरमैनशिप किसका है? इटली का। दोनों साथ में COP करते हैं। यार ये सब बताया हुआ है। UNFCCC कैसे बनता है, 92 के रियो समिट में बनता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन में है, कहाँ है, सब बताया। फिर 1994 में एग्जिस्टेंस में आता है। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। हम लोग कहें कि हम लोग नेट जीरो एमिशंस कर देंगे 2070 में। नेट जीरो एमिशंस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग
ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हमने 100 टन जी एटमॉस्फेयर में छोड़ा है तो हम लोग ऐसा पेड़ का निर्माण करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे कि हम लोग 100 टन को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब हमने सिस्टम में जितना दिया है, हमने अगर मानते हैं 100 टन उत्सर्जन किया है ग्रीन हाउस गैस का, तो हम एटमॉस्फेयर से 100 टन जो है हटा देंगे ग्रीन हाउस गैस को। हम लोगों ने टारगेट 20 तक का दिया हुआ है। यहाँ पर बताते चले कि 20-30 तक हम लोगों ने बहुत चीज़ों को टारगेट किया है कि 20-30 में हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जितना हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% एनर्जी जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, मतलब सौर ऊर्जा से आएगा, जल ऊर्जा से आएगा, वहाँ से आएगा। हम लोग 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है 20-30 तक रिन्यूएबल, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे। तीसरा हम लोग कहते हैं कि हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को 45% से रिड्यूस कर देंगे। कब के लेवल से? 2005 के लेवल से जो भी कार्बन इंटेंसिटी है 45% से हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे और 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन हम लोग घटाएंगे, मतलब उसको एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब पेड़ लगाएंगे। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे। यही चीज़ किए हैं 1, 2, 3, 4 और 2070 तक हम लोग उसको नेट एमिशंस को जीरो कर देंगे। यही 5 चीज़ हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।